मैं कहूँगा कि जो न्यूज़पेपर सुबह बॉय मेरे लिए लाता था उसका रोल बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में। मैं कल ही आज सुबह भी उनसे मिल के आया हूँ और कल मैंने उनको मिठाई भी दी थी उनको। मैंने कि आप सुबह ठंड हो बारिश हो आपकी वजह से मेरे पास न्यूज़पेपर सुबह आया है और मैं पढ़ पाया हूँ। कपड़े पैसे या बुक्स कुछ भी लेना है आपके पास, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहे, पेरेंट्स कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत अनसर्टन है। सब रो रहे हैं घर पे। इमोशनल मोमेंट बहुत ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि भैया ने कुछ कर लिया। वो बोल रही थी इतने साल से मेहनत कर रहा है। मेरे भैया भी बोलते ऑफिसर लग गए, ऑफिसर बन गए। तो मेरे आज तक कॉलेज में ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड्स मेरे डायग्राम बनाते थे, मेरी सिस्टर मेरे डायग्राम्स बनाते थे। तो मैंने डिसीजन किया कि मैं जूलॉजी तो रख लिया है पर ड्राइंग तो मेरी अच्छी है ही नहीं, कभी बनाया नहीं है। तो मेरे मम्मी मेरे को परेशान हो गई कि ये क्यों रखा है तूने। अब मम्मी को पता है मम्मी कीड़े मकोड़े क्यों बना रहा है तू, इसका करेगा क्या। सत्ता पर उठते सवाल यह हर दौर की कहानी है, मगर सरकार बिना ना रोटी ना पानी है। कहते हैं लोग प्रशासन में गड़बड़ियाँ, यह भी कोई नई बात नहीं, मगर आपदा में वही आगे जब उम्मीदें साथ नहीं। कोर्ट में देरी सही मगर न्याय की लौ बुझी नहीं, कोर्ट में देरी सही मगर न्याय की लौ बुझी नहीं। कानून की छाँव तले ही हर उम्मीद सजी रही। शिकायतें हैं सुधार भी है, यह लोकतंत्र की रवानी है। यहाँ हर वोट हर आवाज़ से चलती इस देश की ये नायाब कहानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका जोक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहित राणा है, जिनका एचएस में 15 रैंक आया है। इनको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे इनकी जर्नी के बारे में और किस तरह से इन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी और बीच में क्या अप्स एंड डाउन आए और आगे फ्यूचर इनके क्या गोल्स हैं। तो सबसे पहले रोहित, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया। तो शुरुआत हम करते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना कि आप कहाँ से हो और आपकी फैमिली में कौन है। यस सर। सब बेसिकली मैं उन्ना से हरुली तहसील से बिलोंग करता हूँ। बट मैं एज मेरे फादर पीएन थे सेक्रेटरीट में स्टार्टिंग में, जब उन्होंने ज्वाइन किया एज अ पीएन। सो मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन कम्प्लीटली शिमला से है। तो मेरी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर से हुई एंड उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बीएससी जो मेडिकल में वो संजौली कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। एंड आफ्टर डैट मेरे फाइनल सेमेस्टर की बात है, मेरे नेबर थे एक भैया, वो कोचिंग लेने जा रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम की। देन उनसे मुझे पता चला कि यूपीएससी करके एक एग्ज़ाम होता है। तो मैंने यूपीएससी की प्रेपरेशन स्टार्ट करी उसके बाद फाइनल सेमेस्टर से अपने। सो देन धीरे धीरे जब फाइनल सेमेस्टर क्लोज अप हुआ तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी का उसी साल मैंने अटैम्प्ट भी दे दिया था बट बिना प्रेपरेशन के। तो फिर मुझे चीज़ें पता चली, फिर मैंने धीरे धीरे सीखी। एज मैंने कोचिंग से पर्टिकुलरली कहीं से नहीं ली, तो फिर मैंने एग्ज़ाम की सेटिंग की। फिर धीरे धीरे जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई देन ग्रेजुअली एचएस की तरफ शिफ्ट हुआ एंड दिस टाइम सर ये रैंक है और असिस्टेंट। हाँ सर, चलिए ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ब्रेक करके बात करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि आपके पापा पीएन की पोस्ट में सिलेक्ट हुए थे, तो देखो ना, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बात है, जब कोई बच्चा एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से निकलता है तो उन पेरेंट्स के लिए एक बड़ा खुशी का पल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये शब्दों में तो बयान नहीं होता। तो फिर भी आप मुझे एक बारी बताइए कि जिस टाइम रिज़ल्ट आया तो उस टाइम आपके घर का क्या माहौल रहा होगा। कि जैसे आपके पापा ने तो हमेशा ऑफिसर्स देखे हैं लाइफ में, तो आज उनके सामने उनका बेटा ऑफिसर बन गया, तो कैसा माहौल था उस टाइम, क्या हुआ था? सर जैसे रिजल्ट आया मैंने अपना नाम देखा लिस्ट में। सबसे पहले मैंने घर पे नहीं बताया कि रिजल्ट आया, एकदम से लिस्ट की आउट हो गया है। मैं लिस्ट खोली, उसमें मेरा नाम था, रोल नंबर था। तो मैंने उसके बाद अपने गया, मेरी मम्मी किचन में थे, खाना बना रहे थे, मेरे फादर रेस्ट कर रहे थे ऑफिस से आने के बाद। तो मैं गया, मैंने बोला मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा सिलेक्शन हो गया, एचएस क्लियर हो गया। देन गए पापा ने, मम्मी मेरे रोने स्टार्ट कर दिया एकदम से एंड पापा ने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी कि बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। एंड एक इमोशनल मोमेंट हो गया था घर पे क्रिएट। एंड उसके थोड़ी देर बाद हुआ कि हम पापा को देख रहे हैं, पापा कहाँ गए। पापा डायरेक्ट आए, मिठाई लेने आ गए यहाँ बीसीएस। जो गुम हो गया। गुम हो गए, हम ढूंढ रहे हैं कि पापा गए कहाँ। हमारे को पता ही नहीं चला एकदम से कि पापा कहाँ चले गए पापा। मैं और मम्मी ढूंढ रहे हैं सब में। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, कॉल्स आने शुरू हो गए कि आज ही रिजल्ट हो गया। मेरी सिस्टर है सर, वो देहरा में है, तो उनका देहरा से कॉल आ रहा है कि रिजल्ट हो गया है। सब, मेरी सिस्टर भी फ़ोन पे रो रही है, मम्मी रो रहे हैं, अच्छा। सब रो रहे हैं घर पे। इमोशनल मोमेंट बहुत ही ऐसा क्रिएट हो गया था कि भैया ने कुछ कर लिया। वो बोल रही थी इतने साल से मेहनत कर रहा है। मेरे भैया भी बोलते ऑफिसर लग गए, ऑफिसर बन गए। ये घर पे सब खुशी होती है। वही बोल रहा हूँ मैं कि
हाँ जी सर। ठीक है। तो उसके बाद आए फिर कॉलोनी से, जितने हम जैसे कॉलोनी में रहते तो वहाँ से सारे लोग आ रहे हैं, मेंबर आ रहे हैं। रात को 12 साढ़े 12 तक लोग कंटिन्यू चले हैं, मिठाई चल रही है, सब शाबाश दे रहे हैं। सर बहुत ही मतलब एक ऐसा मोमेंट था जिसको मैं एक्सप्लेन सच में नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में सर इस टाइम। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे आपके पापा ऑब्वियसली सेक्रेटरीट में है, तो वहाँ भी लोगों को पता लगा होगा कि आपके बेटे, उनके बेटे ने सिलेक्शन ले लिया, तो वहाँ कैसे रिएक्शन था? आपके पापा ने कभी शेयर की स्टोरी आपके साथ इस तरह की? यस सर, एक स्टोरी है सर। मेरे पापा एक आईएएस सर है, वो अच्छा। उनके पास गए उनको मिठाई लेके कि सर ऐसे-ऐसे। तो वो पहले एचएस थे, वो प्रमोट हुए रिसेंटली आईएएस के लिए। तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब मैं था तो मेरे पास फ़ीस नहीं होती थी फॉर्म फिल करने की, तब मैंने ऐसे किया है। तब उन्होंने कहा कि एक मिडल या लोअर क्लास का बच्चा जब बनता है तो वो बहुत बड़ी बात है। बोलते खुशी होती है एक एचएस या एक आईएएस का बेटा या कोई वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनकी फैमिली से कोई बनता है, तो खुशी डेफ़िनेटली उसकी भी खुशी है। बट जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के स्ट्रगल करके बच्चा बनता है, स्ट्रगल देखता है, वो बोलते हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक सोसाइटी में वो हर चीज़ देख के वहाँ तक पहुँचा है, रिसोर्सेज़ की कमी भी थी, फिर भी उसने वो सब अचीव किया है। तो और पापा बोलते हैं उन्होंने मेरे साथ अराउंड 40 टू 45 मिनट बात की, कॉफ़ी पी, मेरे गले लगे। बहुत ही बोलते एक ऐसा मोमेंट था जो पापा जब शेयर कर रहे थे मोमेंट, जो पापा के ऊपर हैप्पीनेस थी सर, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर देखो, सकता मैं सर। आपको यही कहूँगा कि आप बड़े लकी हो कि जो अपने पेरेंट्स के लिए आपने इतनी बड़ी बात, उनको इतनी बड़ी जो एक अचीवमेंट उनके सामने रखी है, और कितनी वैल्यू है ना? क्या वो मतलब वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखो, हमारी जो एक सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में इसीलिए वैल्यू है कि हम फैमिली को इस तैयारी की वजह से, एग्ज़ाम क्रैक करने की वजह से कुछ दे पाते हैं। अच्छा, तो जब हम इस तैयारी में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी मदर भी इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व रही होगी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप स्ट्रगल कर रहे हो, उन्होंने देखा होगा। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? यस सर। सर एज़ मेरा रूटीन था स्टडी का, क्योंकि मैं कहीं कोचिंग नहीं ली, तो डेफ़िनेटली टाइम मेरा खाने का टाइम फ़िक्स रखा था मैंने कि मैं 9 बजे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, दिन का टाइम 1 बजे करूँगा। तो मेरी मम्मी ने लास्ट अराउंड 5 टू 6 ईयर्स से यही किया है कि 9 बजे मुझे खाना प्रोवाइड किया है, दिन को 1 बजे मुझे खाना प्रोवाइड किया है। तो मेरा रूटीन कभी ब्रेक होने नहीं दिया मेरी मदर ने। सर अगर मैं एक मेरी एक हॉबी है कि मैं कविताएँ भी लिखता हूँ, अच्छा। तो मैं आज चाहे तो मैं अपनी मदर के लिए 2 लाइनें कह सकता बिल्कुल, हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। यस सर। सर ऐसा है कि सकून की तलाश में, सकून की तलाश में मंदिर मस्जिद गया गिरजाघर में। सकून की तलाश में मंदिर मस्जिद गया गिरजाघर में। घंटियों की आवाज़ में ढूंढा, अज़ान की पुकार में खोजा। घंटियों की आवाज़ में ढूंढा, अज़ान की पुकार के में खोजा। थक कर टूट कर बिखर कर जब घर लौटा और सर रखा माँ की गोद में, तो सारी मन्नतें मुकम्मल हुई बस एक पल में। तब मैंने यह जाना, ना धर्म में ना इबादत में, असली सुकून तो है माँ के आंचल क्या में। बात है! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत थैंक अच्छा यू सर। लगा। यहाँ मैं भी खुद भी अपनी माँ के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, जो आपने बोला। पर मैं शायर और कवि तो नहीं हूँ, बट सच में। तो चलिए, तो ये चलो आपका फैमिली में किस तरह का माहौल था। अच्छा, फिर बात करते हैं हम, जैसे आपकी स्कूलिंग हुई, है ना? तो स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, तो उसकी कैसी जर्नी रही? आप कैसे स्टूडेंट थे आप? जैसे सर कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं रहा कभी। मैं एक मीडियोकर या आप बोले कि लास्ट बेंचर जो बैक बेंचर होते हैं, मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट था। सो एक स्टोरी इधर भी ऐसे थी कि हमारा फाइनल कॉलेज की टाइम था। तो मेरा लास्ट सेमेस्टर जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मेरा प्रिपरेशन करने का हो गया था सिविल सर्विसेज़ की। सो वाइवा के टाइम पूछा गया मुझसे कि अब आप क्या करेंगे? कि आगे फ्यूचर में अब हम सर लास्ट बेंचर्स की इमेज जैसी हुई है सोसाइटी में, आपको पता है कि कैसे होते हैं। तो मैंने बोल दिया कि सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे। मे बी सर को लगा होगा कि शायद क्या बात कर रहा है ये, इन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ाई की ही नहीं। तो सर हंसने लगे मेरे ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऐसा उन्होंने किया। तो वो शायद सर वो चीज़ भी मोटिवेशन की तरह मेरे लिए हेल्प अच्छा, की है। काम कर गई। हाँ। यस सर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी शायद सर एक मोटिवेशन था कि हाँ, कि अब प्रूफ करना था कि लास्ट बेंचर भी कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं, तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली सर मैं ये बात डेफ़िनेटली सबको कहना चाहूँगा जो भी लास्ट बेंचर है या कोई मीडियोकर स्टूडेंट है, कि ये एग्ज़ाम में अगर आप डेडिकेशन से लगे रहेंगे, कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, तो डेफ़िनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सर ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा। कभी आप कंपेयर भी करेंगे अपने आंसर्स कि दूसरे आंसर्स अच्छे लिख रहे हैं आपसे, तो आप बस मेहनत करें, आप अपने पे फ़ोकस करें। दूसरे को आप रहने दें, दूसरे को आप फ़ोकस ना करें। दूसरा अपना काम खुद करेगा, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, तो अच्छा, बीएससी हो गई आपकी। हाँ जी तो सर। फिर कैसे डिसाइड किया कि इस सिविल सर्विस की तरफ जाना है? सर सर एज लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पहले शेयर किया था कि मेरे एक भैया थे नेबर, वो कोचिंग लेने जा रहे थे यूपीएससी की।
सो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मेरे फादर के साथ जनरली ऐसे टॉक्स नहीं रही कि कभी एग्ज़ाम के लिए या इससे रिलेटेड। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। सो एचएस का सर उस टाइम उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि यूपीएससी सुना, तो मैंने नेट पे थोड़ा देखा कि क्या है। मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ है, मतलब करनी चाहिए तैयारी। तो मैंने लास्ट सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन उस तरफ शिफ्ट करी और कॉलेज से धीरे-धीरे थोड़ा कम कॉलेज जाना शुरू किया और घर पे पढ़ना स्टार्ट किया। एज़ मैंने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी की है, तो कहीं कोचिंग नहीं, तो वहाँ से मैंने सब सीखा। धीरे-धीरे खुद से प्रैक्टिस करता रहा, चीज़ें सीखता रहा। तो फिर यूपीएससी की जर्नी में सर आके सर मैंने 2 मेंस यूपीएससी में भी लिखे हैं। इंटरव्यू भी मैंने एक फेस किया है, यूपीएससी का बोर्ड फेस किया है मैंने। तो उसके बाद सर फिर जब फेस हुआ, फिर उसके बाद अटेम्प्ट्स भी आपको पता है यूपीएससी में बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैं एचएस की तरफ शिफ्ट हुआ और उस एचएस की जर्नी में मैंने 3 एचएस मेंस लिखे थे और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था दिस टाइम। अच्छा, 3 मीन्स आपने यहाँ लिखे हाँ जी सर। और 2 मीन्स आपने वहाँ लिखे। हाँ जी सर। वहाँ एक इंटरव्यू दिया हाँ जी। और यहाँ आपका फर्स्ट इंटरव्यू था। हाँ। अच्छा, एक बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में कि यूपीएससी की तैयारी और एचएस की तैयारी में क्या फ़र्क है? तो क्या आप इसमें डिफ़रेंस देखते हो और क्या आपकी लर्निंग रही यूपीएससी से? सर, जो मैंने लगता है कि आज से 2 साल पहले अगर हम एचएस का एग्ज़ामिनेशन देखें या मेंस, तो यहाँ का पैटर्न डिफरेंट था कंप्लीटली। लेकिन अब मोर ये अलाइन्ड हो चुका है यूपीएससी की उस पर। यहाँ पर आपको अब सीसेट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना। अगर हम प्री की बात करें, तो सीसेट डेफ़िनेटली सीसेट आपको पूरे साल। और मेरा एक और मानना है कि सर अगर आप सीसेट और इंग्लिश को अच्छे से टाइम देते हैं, तो आपके लिए फ़ील्ड्स ओपन हो जाती है, बैंकिंग फ़ील्ड भी और साथ में एसएससी भी। क्योंकि जैसे-जैसे आप साल बढ़ते हैं, साल क्रॉस होते हैं, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम्स अगर नहीं आते हैं, तो आपको मैथ्स और इंग्लिश को भी सबको मेरा ये मानना है कि उसको टाइम देना चाहिए, ताकि आपके पास और फ़ील्ड्स भी साइमल्टेनियसली ओपन हो जाए। ठीक है। हाँ जी सर। सेकंडली सर, जो डेडिकेटली जो यूपीएससी है, वहाँ पर एक जीएस एथिक्स का पेपर अलग आता है मेंस में और थोड़ा वो ज़्यादा कंसेप्चुअल रहता है। यहाँ पर जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा फैक्चुअल है। आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, आप कंपाइल करते हैं सर इकोनॉमिक सर्वे, वो बहुत ही बेस्ट है मतलब इस टाइम पे, जो मैं कहूँगा कि। और उसके अलावा सर मैंने ओरिजिनल जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी मैंने कंप्लीट पढ़ा था मेंस के लिए, क्योंकि जो उसकी इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन पार्ट है, वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी आंसर्स में और वो आपको हमेशा एक एज प्रोवाइड करता है। आपको रेडीमेड चीज़ मिल जाती है, आपको बस उसको कंपाइल करके अपने पास नोट्स करके मेंस में यूज़ करना है। इसके साथ सर इस साल मैंने फ्लो चार्ट्स अपने हर आंसर में और डायग्राम्स का यूज़ करना शुरू किया था, जिससे डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जीएस में शायद इम्प्रूवमेंट आया है स्कोर में। अच्छा, चलो अब यहाँ से बात करते हैं जैसे प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है। अच्छा हाँ, मैं एक सवाल इसमें ये था कि दोनों में जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन थी वहाँ से क्या सीखा आपने यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया यहाँ? यूपीएससी में थोड़ा आपको एनालिटिकल ज़्यादा होना पड़ता है, चीज़ें हर एक चीज़ आपको समझ के अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक बेसिक सा रहता है कि जैसे कोई चीज़ है, उसको क्यों है, उसका रीज़न क्या है, वो है तो उसको कैसे हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में, जैसे सर एक जूलॉजी में एक कंसेप्ट है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, सबको पता है, बट हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन उसका आंसर है, जैसे होता कैसे है ये। तो यही अप्लाई मैं हर एक कंसेप्ट पे करता हूँ कि उसका क्यों, वाई, व्हाट और हाउ, हम कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले इसको क्या इसका मतलब है। तो ये भी मेरा एक सजेशन जो मैंने वहाँ से भी सीखा है कि इसको आप अप्लाई जितना करेंगे हर एक पार्ट पे। जैसे सर अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग का नेम चेंज हुआ है, तो उसको भी क्यों नेम चेंज किया है, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फ्यूचर में सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप इस लाइन पर चल के आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करता है। एक लॉन्ग पूरे प्रोसेस में वो हेल्प करता है। मतलब आप बोल रहे हो कि हमें कुछ ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी सर। एक पूरा एक प्रोसेस है कि व्हाट, व्हेन, हाउ, Why? व्हाई और इसके आगे क्या भी फॉरवर्ड हो हाँ सकते जी। हैं। तो हम यही देखते हैं कि आंसर राइटिंग का पैटर्न ही यही है ना? यस सर। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो किस तरह की थी? यस सर। सर प्रीलिम्स में पहले जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स थे, पहले मैं बेसिक सब्जेक्ट सारे कवर किए, पढ़े। उसके बाद सर मेरा एक और रहता था स्पेशली जो एचपी के लिए, कि मैंने एचपी के मैप्स जितने भी थे सारे खुद से ड्रॉ कराए मैं या प्रिंट आउट निकाले, उनको कम्प्लीटली फिल किया। इवन उसमें टेम्पल्स होंगे, पासिस होंगे, लेक्स होंगी, वैलीज होंगी। अब तो सर शायद आपने एटलीस्ट भी पब्लिश किया है। हाँ जी, तो उस टाइम से मैंने बुक तो नहीं थी, बट मैंने खुद से सारा ढूंढा, हमारी खुद बुक थी किया। नहीं, तब हमारी वो थी बुक थी, ब्री की बुक थी। अच्छा, हाँ जी सर, वो मैंने आपकी प्री की बुक भी सर, उससे भी हेल्प मिली है। सो मैपिंग मुझे ये लगता है कि खुद से जितना आप बना के मैप करेंगे, चीज़ें आपको याद होगी, क्योंकि एग्ज़ाम फैक्चुअल होता जा रहा है। कई चीज़ें इसमें बहुत फैक्चुअल है, आपको याद करनी पड़ेगी, वो आप डायरेक्टली याद नहीं करेंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं हाथ से, वो आपके मेमोरी में नहीं रिटेन नहीं रहेगा, बड़ा टफ है। तो सर ये मैंने एक चीज़ यही की है प्री के लिए। इसके अलावा जब मेरा सिलेबस कवर हो गया, तो एक ऐप है एग्ज़ाम वेदा, ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए।
एंड सर उसके बाद जितने टेस्ट सीरीज आप जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें, चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, क्योंकि इस एग्जाम में आपको पता है सर प्रीलिम्स में गेस वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो गेस वर्क आपका इंप्रूव तब होगा जब इतने आप क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी सर, तो मेरी एक स्ट्रेटेजी ये रहती थी, क्वेश्चंस में ज़्यादा करना स्टार्ट करता था प्रीलिम्स के लिए, एंड सर सी सेट के लिए तो प्रैक्टिस से। तो ठीक है जी, अब आता है मेंस के ऊपर। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सब मेंस के लिए एक सिलेबस डेजिग्नेटेड कमीशन ने दिया है हमारे को, उससे बाहर हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है। उस कमीशन में अब मेरा ऐसा था कि जो टर्म्स है उनके लिए एक रेडीमेड डेफिनेशन मेरे पास होनी चाहिए जो टेक्निकल सी लगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने लिख दिया, हमारे को समझ तो सबको है जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल EIA है, उसकी समझ सबको है कि EIA एक प्रोसेस है क्या है, लेकिन एक टेक्निकल सी डेफिनेशन होगी, आप वो लिखेंगे। आपको सिर्फ सर मेरा मानना ऐसा है कि मेंस में औरों से 1 मार्क्स एडिशन करना है अपने स्कोर में। आप 1 मार्क्स ज़्यादा ले आए तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज के लिए हो जाएगा। हर क्वेश्चन में अगर औरों से 1 मार्क्स, तो आपको उस 1 मार्क्स के लिए करना है जो फाइट करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा इसमें। जैसे हर एक टॉपिक की जो भी लाइन्स है उन पे एक एडिशनल अपने पास रखो टू टेक्निकल सी डेफिनेशन, साथ में फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। लाइक इसके साथ गवर्नेंस पे क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, तो गवर्नेंस के वो 8 पैरामीटर्स उसको मैंने डायग्राम में शो किया। उसके अलावा गवर्नेंस का एक और उस पर सब पार्ट था, उसमें भी एक फ्लो चार्ट ऐड किया। तो इस तरह से सर मैंने एग्ज़ाम किया। और सर एक क्वेश्चन आता है कि हर साल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे टैकल करें ये भी मेंस में रहता है। तो जैसे इस बार सर वो वॉल्टर की हित करनी सभा एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, तो उसमें अब पढ़ा सबने, बहिष्कृत हित करनी सभा हम सब ने पढ़ी थी। तो मैंने उसको ऐसा जनरलाइज़ कर दिया, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं रखा कि ये या, क्योंकि राजपूत तो सर पता नहीं था उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। तो जनरलाइज़ कर दिया कि एक सोशल इविल्स के लिए अगेंस्ट ये बनी थी। क्योंकि मेरा मानना है कि आप खाली छोड़ेंगे कोई क्वेश्चन तो ज़ीरो मिलेगा, कुछ लिखेंगे तो 2 या 3 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अगर जनरलाइज़ कर दो, उसको ब्रॉडन कर दो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का नहीं पता है मीन्स में, और ये सब सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप लिखेंगे। क्योंकि मैं सर 2-3 साल से खुद मेंस लिख रहा था, तो मैंने जो फील किया कि मैं पढ़ता ज़्यादा था, लिखता कम था। अच्छा। लेकिन इस मेंस में मैंने ऐसा किया कि मैंने लिखना ज़्यादा स्टार्ट शुरू किया। इस साल मैंने कंप्लीटली टेस्ट सीरीज़, आपकी टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो की। आपके साथ यहाँ आपके शिमला अकेडमी में जुड़ा मैं उनके साथ। जैसे अभिनव सर, संजय सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस उसमें जर्नी में। जैसे अभिनव सर ने स्पेशली मुझे इंट्रोडक्शन के लिए कहा कि थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको और स्मूथ रखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इंट्रोडक्शन ही क्रिएट कर देती है। तो मैंने उस पर थोड़ा अपना वर्क किया, इंट्रोडक्शन इंप्रूव की। फिर संजय सर के कुछ सजेशंस थे, तो उन सबको मैंने काम किया। और मेन ये है कि आप डेडिकेटेडली सिलेबस को पकड़े, क्रिस्प ये है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। जैसे जो पिछले 3 कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने? 3 मेंस दिए थे। तो उस मेंस में और इस मेंस में एक्स्ट्रा क्या किया आपने, और किन की चीज़ों पर आपने काम किया? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 2-2, 3-3 साल से मेंस लिख रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है हमें जानना कि क्या ऐसा हुआ है कि आपने इस बारी चेंज लाया है? सिर्फ मैंने फ्लो चार्ट्स अपने GS के आंसर्स में डेफिनेटली इस बार वो नई चीज़ ऐड की है। उसके साथ डायग्राम्स, देखिए ग्रीन टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म पे एक क्वेश्चन था, तो मैंने उसको आउटर सर्कल पे लिखा सस्टेनेबल टूरिज्म, उसके अंदर ग्रीन टूरिज्म, क्योंकि उसका एक सब पार्ट मैंने शो कर दिया आंसर में। तो डेफिनेटली उससे मुझे लगता है कि एक एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है, और एग्जाम पेपर से आपका पेपर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है एग्जामिनर की नज़र में। तो मेरा एक मानना ये है कि मैंने ये चेंज किया। इसके अलावा जैसे मैं आपकी शिमला अकेडमी से जुड़ा था, तो उधर अभिनव सर ने मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की पेड PDF शेयर की थी जिसमें डेटा पॉइंट्स थे, तो मैंने वो मुझे बहुत हेल्प किया एक डेटा इंट्रोड्यूस करने में अपने आंसर में। इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज की थी जब आपने 3 मेंस लिखे? नहीं सर, टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट टाइम मैंने आपके इस टाइम लिखी थी। इससे पहले मैं प्रैक्टिस करता था रेगुलर टेस्ट लिखने की, या मैं जैसे फॉर एग्जांपल ChatGPT का यूज़ करता था, उसको इंस्ट्रक्शन देता था कि मुझे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन दीजिए, फिर मैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने रेगुलर प्रैक्टिस करता था। बट दिस टाइम मैंने डेडिकेटेडली आपकी टेस्ट सीरीज़ फॉलो की, और भी शायद वो भी एक रीज़न रहा है सर सिलेक्शन का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो जैसे आपने कहा कि 2019 है ना, हाँ जी सर। तब पास आउट हो गया था, तब आपने तैयारी स्टार्ट कर ली थी और UPSC के इंटरव्यू तक पहुंच गया आप, और HS के 3 मेंस भी लिख लिया आपने, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी जर्नी में इंसान डीमोटिवेटेड हो जाता है ना। तो उसको कैसे फेस किया आपने? देखो, सक्सेस के नज़दीक पहुंच रहे हो, फिर आप पीछे आ रहे हो, है ना। तो कई बार डाउट्स आने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट हो जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो किस तरह से आपने अपने आप को आगे कैरी करके रखा इस पूरी तैयारी में? अच्छा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि एक प्लान बी होना चाहिए, है ना। आप सिंपली BSc करी और आपके पास कोई प्लान बी भी था नहीं, और आप डेडिकेटली पूरी तरह से इस जर्नी में उतर गए। तो ये मेरे 2 सवाल हैं कि आपके पास प्लान बी नहीं था तो कैसे आपने सोचा इस तैयारी के बारे में,
और दूसरा इतनी लंबी जर्नी में इतने मेंस इंटरव्यू देने के बाद भी आप स्ट्रगल करते रहे, तो ये क्या है? सर जो आपने कहा कि इतनी लंबी जर्नी थी, मेरा एक मानना हमेशा से ये रहा है कि अगर आपको कभी भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है स्टडीज़ के टाइम पे, आप अपने पेरेंट्स को याद कीजिए, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंसेस है सब कुछ अब हमारे पेरेंट्स बेयर करते हैं। तो कल के दिन मैं अगर अपने को इमेजिन करता था अपने पेरेंट्स के बिना, अगर मेरा कभी स्टडी में मन नहीं करता था, अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मान लो कुछ भी हो जाता है किसी भी रीज़न से मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और सर ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करते थे। और मुझे लगता है सबको भी अपनी फैमिली के स्ट्रगल को समझ के ये अपने को एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके पास कपड़े, पैसे या बुक्स कुछ भी लेना है आपके पास, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहे, पेरेंट्स कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत अनसर्टन है। तो डेफिनेटली सर मेरे लिए तो ये एक मोटिवेशन का फैक्टर रहा है। स्टार्टिंग से मैं अपने को एक इमेजिन करता था उस फेज़ में कि अगर मेरे साथ मेरी फैमिली, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो सर मेरे लिए तो मोटिवेशन यही था हर बार। एंड सर जो सेकंड आपने प्लान बी कहा, अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पे। कुछ आप पढ़ाई के सिवाय कुछ और भी एक्टिविटी रही है जिसमें कुछ आप मेंटल पीस के लिए और थोड़ी अपनी एनर्जी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ ऐसा था? यस सर। सर मेरा जैसे जब से मैंने स्टार्टिंग की है तो डेली मेरा एक रूटीन है कि 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट करने ही करने हैं डेली, इसके अलावा एक्सरसाइज। सो जब से मैंने शुरू मैंने आज तक कभी 10,000 स्टेप्स स्किप नहीं किए टिल दिस डेट, एक हाँ, दिन तो भी सर देखो मैं नहीं। बताना चाहता हूँ, देखो कि डेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है ना? तो मुझे ये लगता है कि ऐसे पागलपन की ज़रूरत नहीं है कि आप तैयारी में ही लगे रहो, और इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है उतनी नहीं रहती, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हो तो ही आप इतना लंबा सस्टेन करते हो, ठीक है? तो आपने कहा कि 10,000 फीट आप हमेशा करते हो, हमेशा। एक भी दिन स्किप नहीं किया। एक भी दिन skip नहीं किया सर। इसके साथ सर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शाम को थोड़ी देर आधा घंटा निकाल के डेली एक्सरसाइज भी करना, इसमें थोड़ा थोड़ा स्किप हो जाता था। तभी आप इतना फिट हो, स्मार्ट हो। सर बट 10,000 स्टेप्स सर आज तक कभी स्किप नहीं किए। एंड सर ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, तो हाँ जी, तो हमारा दूसरा सवाल था प्लान बी के ऊपर। हाँ जी सर। सर प्लान बी जो सेकंड, इसमें मेरा ऐसा मानना था, जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन शुरू की तो जब आप एक मेंस लिखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है एक और साल इन्वेस्ट किया जाए इस एग्ज़ाम में। आज के बाद दोबारा मेंस आता है, आप थोड़ा आगे सक्सेस होते हो, फिर आपको और लगता है कि और एक साल इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन ये एक ऐसा लूप है कि आप मेंस तक पहुंचते हो, फिर आप पीछे आते हो, मेंस पहुंचते हो, फिर पीछे आते हो, क्योंकि और सर इवन इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी आपको गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा। और इवन हम जब स्टार्टिंग की थी तो सब सोचते हैं कि टीचिंग की लाइन में बहुत ही एक अच्छा स्कोप है, हम अच्छे से सीखेंगे तो टीचिंग की लाइन में जाएंगे। बट वहाँ भी जैसे जैसे टाइम हुआ समझ आए कि कंपटीशन बहुत है। तो जितने भी नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, मेरा उन सब के लिए सजेशन है कि 2 या 3 साल मैक्सिमम डेडिकेटेडली सिर्फ इस एग्ज़ाम को दो। इवन आप किसी भी स्टेज पे पहुँच रहे हो, उसके बाद साइड साइड आपको कुछ पीजी, या फिर मेरा एक मानना है कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश और मैथ्स पे साइमल्टेनियसली फोकस कीजिए, आपके लिए फील्ड्स ओपन हो जाएंगी, बैंकिंग फील्ड्स ओपन, एसएससी की फील्ड ओपन। बाकी जीएस तो हम सब इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कंप्लीट जीएस में मास्टरी सबकी होती है। बस 2 सब्जेक्ट आप एडिशनल करेंगे, 1-1 घंटा या 1.5 घंटा देंगे आप सब्जेक्ट्स को, ये आपको डेफिनेटली सी सेट में भी हेल्प करेगा। क्योंकि सी सेट में जब सर रहते हैं, मैं खुद एक बार सी सेट में रहा हूँ यूपीएससी में, तो मुझे पता है कैसा फील होता है आप जब जीएस क्लियर कर लेते हो और सी सेट में आप फेल हो जाते हो। तो सर वो फीलिंग तो वर्स्ट फीलिंग है कि क्यों मेहनत नहीं की उस पर। तो अगर आप उसमें भी एफर्ट करेंगे तो वो। इसके अलावा सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी के पास सेकेंडली प्राइवेट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर पा रहा है, कोई मैथ्स नहीं सीख पा रहा है, चीज़ें नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर पे 2 साल के बाद अपने भी स्किल्स डेवलप करना शुरू कीजिए। जैसे आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कीजिए, जो भी मार्केट में कोर्सेज आ रहे हैं 6-6 महीने के ब्रिज कोर्सेज आप कीजिए, ताकि आपके पास रेडीमेड स्किल्स रहें, आप कभी भी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे सर ने कहा कि मेरे पास बीएससी लेवल के बाद कोई स्किल्स नहीं था, तो बट मैं आगे आपको शेयर करूंगा कि मेरा भी प्लान क्या था, ऐसे मैंने जो सोचा था। इसके अलावा सर जो थर्ड मेरा मानना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप आती है, तो वहाँ पर आप अपने जैसे फॉर लेबर कैपिटल हम पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके आप 2 साल के बाद जो फ्रेशर्स है वो समझेंगे कि ये चीज़ें है क्या है, और इसके साथ अपना मार्केट देखिए। जैसे सर मेरा प्लान था कि मैं इस कैटेगरी में अपने को रखता हूँ, मेरा प्लान था डेयरी बिजनेस में एंट्री लेने का। अच्छा, आपने प्लान भी अब सोच लिया था? हाँ जी सर, मैंने उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी। मैंने स्कीम्स के अंदर जो भी सब्सिडीज़ है कैसे लेनी है, मैंने पूरा मैनेज कर लिया था अपना प्लान। मैंने अपने शेड कंस्ट्रक्शन सारे प्लान्स रेडी कर लिए थे। हाँ जी सर, क्योंकि अब सर एज भी हो रही थी, अटेम्प्ट्स भी इतने हो रहे थे, तो एक थर्ड स्टेप ये है कि जो इस तरफ जाना चाहते हैं, जिनके पास लैंड अवेलेबल है, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट का एक्सेस है,
वो अपने को एक इस तरह से एनालाइज कीजिए कि हम किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। या तो हम गवर्नमेंट जॉब में हम टाइम दे सकते हैं कि मैथ्स और अदर फील्ड में भी इसके साथ हम जा सकते हैं, वहाँ भी सक्सेस के चांसेस है। या आप अगर नहीं है तो प्राइवेट फील्ड में आप स्किल्स बिल्ड कीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पर है तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ देखिए जो आपके साथ सूट करेगी। जैसे मेरे लिए डेयरी मैनेजमेंट अभी रिसेंटली से MSP भी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, तो ये भी। और मेरा जैसे नेस्ले की जो फैक्ट्री है या वेरका का प्लांट है, मेरे घर से दोनों 5-5 किलोमीटर की दूरी पे, तो मार्केट के लिए मेरे प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ से। तो मैंने इस तरह से अपना मैनेज किया था पूरा प्लान कि मैं इन फ्यूचर ये चीज़ कर सकता हूँ। और इसमें मेरे फैमिली का भी पूरा मुझे सपोर्ट था, मेरे फादर जी। और इसमें मैंने सब्सिडी के लिए अराउंड 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ये प्रोजेक्ट मैंने रेडी कर रखा था। पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार थी मेरी, इसकी बैंक में सबमिट करनी थी। अगर नहीं होता है तो आने वाले 1-2 साल में मैं उस बिज़नेस में शिफ्ट होने वाला था। तो ये मेरा मानना है कि आप प्लान भी ऑलवेज़ रेडी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा इंटरव्यू में भी अगर गैप बहुत होता है तो ग्रिल आप वहाँ भी होते हो इस चीज़ के लिए। तो ये तो आपको उस पर्पज़ से भी प्लान भी सोचना पड़ेगा कुछ, और वो प्लान भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि आप उस चीज़ को इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन कर पाओ जेन्युइनली। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, क्योंकि आज की डेट से जो यूथ है बहुत परेशान है कि हम क्या करेंगे। तो मुझे सच में जेन्युइनली बोला, मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे से बोला कि आपने प्लान भी तैयार कर रखा था, 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट थी उसमें, और ये हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एक प्रोजेक्ट हिमाचल खो गया तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसमें आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते थे और स्टेट के लिए रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते थे। तो मैं आप सभी लोगों से ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप ये तैयारी करोगे आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा किस तरह से चीज़ें डील होती हैं, और आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, ये मैं एक ऐड करना चाहूँगा सर इसमें एक और चीज़, कि हमेशा अपने नॉलेज बेस बिल्ड करने पे वर्क कीजिए। नॉलेज जब आप चीज़ें समझेंगे तो आप उसको और चीज़ें भी जगह अप्लाई कर पाएंगे। हर फील्ड में अप्लाई होती है चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स या और सब्जेक्ट्स, ये सिर्फ एक लिमिटेड एग्जामिनेशन की फील्ड में नहीं है। आप इसको अप्लाई कीजिए रियल लाइफ में अपने और बिजनेसेस में। अब हमारा जैसे फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है, ये हिमाचल में हो सकता है, तो आपके पास अगर फूड प्रोसेसिंग कैसी एरिया है, आइडेंटिफाई कीजिए अपने एरिया के हिसाब से। सबको मेरा यही सजेशन है। जो तो फ्रेशर्स है उनको तो 2-3 साल लगेंगे चीज़ें समझने में, लेकिन जो आगे उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो अच्छा, ये एक आइडिया कब कंसीव हुआ आपको? सर ये जैसे स्टार्टिंग से मैं कर रहा था पहले, फिर फेलियर देखे, फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहे थे दोबारा से, फिर इस लूप में फंसा। फिर मैंने सोचा कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि सर इनकम तो अर्न करनी है सबने। तो फिर ऐसे फादर के साथ भी डिस्कशन चल रही थी थोड़ी कि ऐसा ऐसा है कि एक मेरे दिमाग में बिज़नेस आइडिया आया है एक, कि डेयरी का बिज़नेस के बारे में। फिर हमने थोड़ा रिसर्च वर्क किया मैंने उस पर कि किस अकॉर्डिंग हम इसको चला सकते हैं पूरा सेटअप। फिर मैंने सब स्कीम्स पे, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उन पे मैंने सर्च किया। तो अब इसमें स्कीम्स में गवर्नमेंट की ऐसा है कि अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो अराउंड 35% वुमेन को सब्सिडी है, 25% जनरल कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग सब्सिडीज़ है। तो आपको वहाँ से भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। इसके अलावा आपको मशीनरी चाहिए, उस पर सब्सिडी। आप डेयरी बिजनेस में ऐसा था सर कि काफ सेलिंग भी हो सकती थी, बायोगैस प्लांट भी था, और आपके ऊपर जो शेड है उस पर सोलर के आप जनरेट कर सकते थे। तो वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दे रहा था ये। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम आप तैयार कर रहे हो हाँ जी जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट से लेकर सोलर एनर्जी तक सब प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ जी सर। तो मेरा सर ये एक प्लान भी मैंने जो तैयार करके रखा था कि अगर नहीं होगा तो ये डेफिनेटली जब फादर की रिटायरमेंट होगी उसके बाद हम इस तरफ इन्वेस्टमेंट देखिए करेंगे। जी, बहुत सारे लोगों के लिए प्लान भी इनका था। तो आप, अगर आपके अंदर है कुछ क्वालिटी तो इनसे मिलिए आपको गाइड भी कर लेंगे और आप बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर तो ऐसे बीच में जब आपको डर का माहौल क्रिएट होता होगा तो आपके पास था ऑप्शन, प्लान था। क्योंकि देखो मैं अपने अपने को भी आपके साथ थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब जब मेरी तैयारी थी, जब मैं अभी एक बार इंटरव्यू से बाहर हो गया, मेन से बाहर हो गया, तो बीच बीच में मेरे को भी ये लगता था कोई बात नहीं यार, एकेडमी तो एक दिन खोलनी है, किताब तो लिखनी है एक दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें हो रखी है पहले, तो ऐसा कभी मुझे हुआ नहीं है ऐसा विश्वास कि ये होगा या नहीं होगा। तो मुझे तो ठीक है यार, इधर सिलेक्शन हो गई, ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा काम तो ही गया। तो अगर आपके पास इतना विश्वास है अपने प्लान बी को लेकर, उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने आज एग्जीक्यूट करना है, आप कभी भी कर सकते हो। यस सर। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने, और आज हमारी स्टेट में ज़रूरत भी है इस चीज़ की। यस सर, जैसे आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब डे बाय डे थोड़ा रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर, तो यूथ को थोड़ा डाइवर्स, खुद को एक जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली कैपेबिलिटी है वो डेवलप तो करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट हर सेक्टर में सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। देखिए सर, मशरूम भी सर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम। ये आपको समझना पड़ेगा आपके एरिया वाइज। हाँ जी सर, आपके एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है।
बस यही आपके पास प्लान होने चाहिए, जो आपने एजुकेशन ली है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आज की डेट से एआई है, टेक्नोलॉजी है, इसकी भरपूर आप हेल्प ले सकते हैं, तो आप स्टैंड कर सकते हो। और स्टैंड कर सकते हो, मैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को बहुत सारा रोज़गार भी पैदा कर सकते हो। तो चलो, बड़ी अच्छी बात आज हमारी डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर। चलो, तैयारी से हम बिल्कुल ही दूसरे जोन में चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प भी करेगा। चलो ठीक है, फिर हम आते हैं वापस यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन चलती रही। ठीक है, अच्छा एक बात आती है फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अपना ऑप्शनल के बारे में बताया, क्या ऑप्शनल था आपका, कैसी अप्रोच रही है ना सिलेक्शन को लेकर, क्या तरीका रहता है ऑप्शनल को, और कैसे उसके नोट्स करने हैं, मतलब जो भी आपको लगता है डिटेल में बता देना चाहिए, क्योंकि आपका जियोलॉजी है, जूलॉजी है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जूलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। सर जैसे मेरी बीएससी भी जूलॉजी से हुई है, मेरा जूलॉजी एक सब्जेक्ट था मेरा बीएससी में। तो ग्रेजुएशन के बाद जब ऑप्शनल सेलेक्ट करने की बारी आई तो बहुत से ऑप्शंस मैंने देखे ऑप्शनल्स, तो मुझे जूलॉजी थोड़ा ऐसा सूटेबल सा लगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़ी है, अंडरस्टैंडिंग इनमें अच्छी है, तो इसलिए मैं थोड़ा जूलॉजी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ग्रेजुअली जब मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए तो स्टार्टिंग में तो जूलॉजी मेंस लिखे तो मेरे मार्क्स नहीं आए थे। इवन लास्ट ईयर मेरे जूलॉजी ऑप्शन में 96 मार्क्स थे। तो ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूव, फिर मैंने ऐसा किया कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस थे, अब जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आया, तो मैंने सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाले, मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कराए, मॉडल आंसर्स का प्रिंट आउट निकाला, बार बार उनको देखा कि किस तरह से चैट जीपीटी ने आंसर किया, उसमें मैं क्या एडिशन कर सकता हूँ। वैसे जूलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम कंपलसरी है कि आपको बनाना ही बनाना है। तो मैंने एक अलग से शीट्स ली, उन पे सारे जितने भी टॉपिक्स मेंशंस थे सबके डायग्राम्स बनाए मैंने, और वो शीट्स रेगुलर प्रैक्टिस कराई उन डायग्राम्स की, ताकि मैं एग्ज़ाम में भी वो डायग्राम। इवन सर मेरी ऐसा था कि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जब बिफोर इससे मैंने ऑप्शनल रखने का सोचा, तो मेरे आज तक कॉलेज में ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड्स मेरे डायग्राम बनाते थे, मेरी सिस्टर मेरे डायग्राम्स बनाते थे। तो मैंने सिस्टर किया कि मैं जूलॉजी तो रख लिया है, पर ड्राइंग तो मेरी अच्छी है ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं है। तो मेरे मम्मी मेरे को परेशान हो गई कि ये क्यों रखा है तूने। अब मम्मी को पता है, मम्मी कीड़े मकोड़े क्यों बना रहा है तू, इसका करेगा क्या, और ये कैसे, तेरे से तो बन ही नहीं रहे सीधे। तो वहाँ भी सर वही मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास डेडिकेशन है और आप एक हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जब मेरे इवन आपको कोई भी मेरा फ्रेंड मिल सकता है किसी को भी कॉलेज से, तो आप उन्होंने मेरी हेल्प की है हमेशा, उन्होंने मेरे डायग्राम्स बनाए हैं। तो सिमिलरली चीज़ सर यही है इसमें भी कि डेडिकेशन और रिसोर्सेज की बात है। अब जैसे इसमें नॉन कोड 2 पेपर है आपको पता है ऑप्शनल के, तो पेपर 1 में मेनली रहता है एनिमल किंगडम से रिलेटेड, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसके लिए डेफिनेटली कोटपाल की बुक है सर एक। ऐसा अभी मैं रिसोर्सेज प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट जनरली कि PYQs आपको सारे सॉल्व करने हैं, जितने ईयर्स के PYQs है डेडिकेटेडली उनको सॉल्व कीजिए, उनको लिखिए जितना लिख सकते हो। और डायग्राम, हर टॉपिक के आपके पास डायग्राम रेडी होनी चाहिए बिफोर हैंड, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर सके, और आपका इतनी मास्टरी होनी चाहिए उन डायग्राम्स में कि टाइम नहीं लगे ज़्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑप्शनल में भी इवन। तो उसकी अलग से राइटिंग प्रैक्टिस भी करी आपने? यस सर, अलग से उसकी मैं चैट जीपीटी की हेल्प ली है उसमें डेडिकेटली, क्योंकि जूलॉजी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे देखो चैट जीपीटी की अब सभी हेल्प लेते हैं, तो मतलब आप कैसे देखते हो उसको, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करनी चाहिए और अपने क्या इनपुट्स डाल सकते हैं उसमें, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि हम पूरी तरह से चैट जीपीटी पे रिलाई करेंगे, तो कैसे उसको यूज़ करना है? सर चैट जीपीटी एक, उससे सिर्फ गाइडेंस लीजिए, आपकी चैट जीपीटी से आप इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, स्टाइल अपना क्रिएट कीजिए कि आप किस पैटर्न पे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। आप कंप्लीटली चैट जीपीटी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि चैट जीपीटी एज ए मशीन है, उसको कोई डाटा उठा रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं डाटा डायरेक्टली। पर एग्जामिनर को एक आपका स्टाइल दिखना चाहिए कि आपने मेहनत की है। जैसे मेरा स्टाइल था, मैं हमेशा फ्लो चार्ट्स, पॉइंटर्स उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। तो यही मैंने स्टाइल एग्ज़ाम में भी रखा, और मे भी शायद एग्जामिनर को भी पसंद आया होगा। ऑब्वियसली बात। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे नोट्स मेकिंग होती है ना, तो क्या आप भी कुछ जिस्ट वगैरह नोट्स बनाते थे कुछ इस तरह के? ये सर प्रीलिम्स के लिए मैं मानना है ये स्टार्टिंग से रहा है कि जितना आप अपने हैंड से लिखेंगे कुछ भी नोट्स है। इवन मैंने आपकी प्रीलिम्स के लिए जोग्टा अकेडमी की बुक्स परचेज़ की थी, बट मैंने उसके अलावा भी मैंने स्टिल अपने सारे नोट्स हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से खुद में प्रिपेयर किए थे, और वो शॉर्ट में, ताकि क्योंकि अपना लिखा हुआ जल्दी रिवाइज होता है, याद जल्दी आता है। मेरा ये मानना है कि नोट्स मेकिंग तो आपको बहुत ज़रूरी है, और जो तो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स आप अपने नोट्स बहुत ही वेल प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको टाइम ना लगे उसके बाद। और उसके बाद फिर आप अदर सेक्टर्स में भी से थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। इवन खुद को ये उस टाइम नहीं था,
बट ग्रेजुअली चीज़ें मैंने फिर भी अरेंज कर ली थी कि चलो प्लान बी एक क्रिएट कर दिया था। अच्छा, जैसे इस तैयारी में जब बड़े लंबे टाइम तक रहते हैं, तो जैसे दोस्त होते हैं, तो इस तैयारी में कोई दोस्त है आपके जिनका आप नाम लेना चाहो, या आपको लगता है कि हाँ, उनके साथ चलो पढ़ाई में हेल्प की होगी या किसी और चीज़ में हेल्प की होगी, क्योंकि हमें चाहिए होता है, एक सोशलाइजेशन ज़रूरी है। सर एक तो मेरी अपनी सिस्टर का ही बोलूँगा, मेरी एक गॉड सिस्टर भी है करिश्मा, उसका नाम। हाँ जी। और एक मेरी फ्रेंड है प्रियंका, उनने उसने स्पेशली हिंदी के लिए मुझे बहुत हेल्प किया है। हिंदी के लिए इवन वो ऑफिस जाते थे तो ऑफिस से भी मुझे मैसेज करते थे, आज हिंदी नहीं लिखा है तो हिंदी लिख, पहले जीएस छोड़ दे, जीएस हो जाएगा, हिंदी लिख। इवन हिंदी के लिए उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, मेरे आंसर चेक किए हिंदी के अगेन एंड अगेन। फिर मेरे फ्रेंड सर बहुत है, विभांशु हमेशा मोटिवेट किया है कि करो आप, आशीष, इन सब ने मुझे, ललित, इन सब का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। रेगुलर इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। डाउन्स भी आए सर लाइफ में, लेकिन इनका कभी सपोर्ट रहा नहीं। एंड सर एक अभी रिसेंटली लाइट में भी सिलेक्ट हुआ एक लड़का है, एक्साइज एक्सटेंशन ऑफिसर बना, प्रणव। तो सर उसके भी हेल्प रही है मुझे, उसने भी कहीं कहीं बीच में गाइड किया है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे उसने कोचिंग भी ली है, तो कोचिंग, अब मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी, तो उसकी गाइडेंस भी रही है कुछ चीज़ों में मेरे लिए। सर काफ़ी सपोर्ट रहा। और सर इवन मैं कहूँगा कि जो न्यूज़पेपर सुबह बॉय मेरे लिए लाता था, उसका रोल बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में। मैं कल ही आज सुबह भी उनसे मिल के आया हूँ, और कल मैंने उनको मिठाई भी दी थी उनको। मैंने कि आप सुबह, ठंड हो बारिश हो, आपकी वजह से मेरे पास न्यूज़पेपर सुबह आया है और मैं पढ़ पाया हूँ। देखो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, वैसे तो हम ये बातें पढ़ते हैं कि आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए और आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से समय के साथ चेंज होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि जो दुनिया में है वो ऑनेस्टी है और ग्रेटिट्यूड है। तो आपकी बातों से मुझे 3 चीज़ें बड़ी साफ-साफ दिख रही हैं। एक तो आपका ऑप्टिमिस्टिक जो एक बिहेवियर है, और आपके अंदर एक ऑनेस्टी है जिस तरह से आप बात कर रहे हो, और उससे जो बड़ी बात है वो ग्रेटिट्यूड है कि सबके बारे में आप कितने प्यार से बोलो, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे किसी की ने आपको हेल्प किया, इवन आप जो न्यूज़पेपर फेंकने वाला लड़का है उसको भी आप यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। अच्छा, तो अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की, है ना? तो इंटरव्यू आपने यूपीएससी का भी दिया है ना? तो इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए, क्या पर्सनैलिटी है, मतलब क्या देखना चाहता है, और यूपीएससी में क्या है, एचएएस में क्या है, और हम खुद को कैसे उस लेवल पर लेके जाएँ कि जब हम, वैसे तो इंटरव्यू बोलते नहीं उसको, पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो क्या पर्सनैलिटी चाहिए, क्या मतलब है इसका? सर जो मैं समझा हूँ कि एक तो फेक नहीं करना है बोर्ड को, आपका जो रियलिटी है, रियलिटी दिख करिए। अगर आप उस लेवल पे होंगे तो बोर्ड आपको डेफिनेटली सिलेक्ट खुद करेगा, अगर उनको है। लेकिन अपने को ग्रूम कर सकता है हर इंसान। एक जैसे आपको पता है, हम सब पढ़ते हैं एथिक्स में कि क्या क्वालिटीज़ है जो एक लीडर में होनी चाहिए। डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए कि आप उनको अपनी रियल लाइफ में उतार पाएँ। और एक हॉबी का बहुत रहता है कि एक ये मानना है कि आप, एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी जेन्युइन हॉबी हो। स्टार्टिंग से आप पहचानें कि आपकी हॉबी क्या है, क्योंकि हॉबी पे क्वेश्चंस इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। बेशक बोलते हैं कि हॉबी एक जनरल ऐसा है कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं हम, बट सर ये चीज़ नहीं है। हॉबी एक ऐसी है कि वो आपको, आपकी पर्सनैलिटी शो करती है कि आप है क्या है, पर्सन क्या है ये। तो मेरा मानना है ये। एंड सर सेकेंडली, जब मॉक्स इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिफोर इंटरव्यू जितनी जगह मॉक्स दे सकें बहुत बेनिफिट होता है। जैसे सर मैंने आपके इंस्टीट्यूट में और कई इंस्टीट्यूट्स में मॉक दिए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मॉक से आपका कॉन्फिडेंस खुलता है जितने लोगों से आप बात करते हैं। क्योंकि हम तैयारी के फेज़ में एक ऐसे क्लब से हो जाते हैं कि हम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कम हो जाती है, तो हमारा बोलने का भी थोड़ा लहजा कम हो जाता है। तो अब ग्रेजुअली जब हम लोगों से मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान, अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप खुद से अंदर हो जाता है। सेकेंडली सर, पर्सनैलिटी तो सर एक स्टडी खुद क्रिएट करती है। जब आपको नॉलेज आती है तो पर्सनैलिटी तो खुद एक क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वैसे ज़्यादा तुम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे नहीं, बट बस मुझे एक बात ये बताइए, कौन सी एक क्वेश्चन ऐसा बताए जो आपको बड़ा अच्छा लगा, जो आपसे पूछा, अच्छे से जवाब दिया, और एक क्वेश्चन ऐसे बताइए जिसमें आपको लगा यार बात कुछ बन नहीं रही है मेरी, कुछ याद है आपको? अम, सर एक तो जू पे डिस्कशन हुई थी कि एक्चुअली सर ने, चेयरमैन सर ने पूछा था कि आप जो ये है कि आप जूलॉजी से बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप वाइल्ड लाइफ को मैनेज कैसे करेंगे आप अगर एक ऑफिसर बन गए। तो मैंने कहा सर कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा पहले एक सर्वे कंडक्ट करूँगा किस एरिया में कौन से एनिमल्स हैं, उसके बाद उसको एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन में मैंने ऐसे किया, और मेरे मुँह से जू निकला। तो सर ने जू पे लास्ट डे शायद किसी और को भी ये क्वेश्चन किया था कि जू की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सर ने मुझे भी यही क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए कि जू की इंपॉर्टेंस क्या है, जू तो ऐसे ही है, किसी को बंद करके रखा है। तो मैंने सर को पहला पॉइंट दिया था कि सर टूरिज़्म।
कि सर टूरिज़्म के लिए। तो उन्होंने बोला टूरिज़्म के लिए हम किसी को बंद करें, बंदों को बंद करो, बोला सर ने। वो मेरे को अच्छा। ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे कि मे बी कि ये ग्रिल होता है, उन्होंने इस तरह से मुझे कोशिश की। देन मैंने सर को रिप्लाई दिया कि सर इसके अलावा एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है हम उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन सर ने कहा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहाँ होते हैं, उसमें तो तोते मैने होते हैं बंद हुए। अच्छा। सर ने मुझे फिर ऐसे कहा, फिर से वो ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे सर कि ये क्या आंसर देता है। फिर सर मैंने सर को रिप्लाई दिया कि सर एक एनिमल बिहेवियर होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, इनकी स्टडी। एंड सर इसके अलावा एक जैसे हम रैट पे टेस्ट करते हैं बिफोर कोई मेडिसिन ह्यूमन पे लाने के लिए, उससे पहले हम रैट पे टेस्ट करते हैं ताकि ह्यूमन पे साइड इफेक्ट ना हो। तो सर एथिकली वो चीज़ भी रॉन्ग है, लेकिन अब हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म देखते हैं तो हमारे को करना पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसी एथिकली है, सर जू भी एक ऐसा एरिया है, ग्रे एरिया है, जिसको हम कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे आंसर दिया तो सर ने उसके बाद सर सेटिस्फाई हुए थे। तो आप सेटिस्फाई हो उस क्वेश्चन से और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी सर। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको लगा कि ये तो बड़ा ही मैं नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को? नहीं सर, एक्चुअली मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ ज़्यादा रहा नहीं, बट एक जगह थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था कि मैंने शायद आंसर ठीक किया है कि नहीं किया है। बट बाद में मेरी बात हुई थी यहाँ पर भी अभिनव सर से, उन्होंने भी कहा कि नहीं आंसर ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो एक केस स्टडी थी कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 400 करोड़ का स्टेट को रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन उसमें एक इन्वायरमेंटल थोड़ा सा ऐसा कंसर्न है। तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे कि ओवरटेक ही नहीं करेंगे, ऐसा ओवरसाइट। तो मैंने कहा कि सर मेरा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रूल ऑफ लॉ फॉलो करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं तो ऐसा किसी प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने सर ने बोला कि बहुत ही माइनर सा इशू है। मैंने सर अगर बहुत ही माइनर है और वो मैनेजेबल है तो मैं उसको मैनेज करूँगा पहले, और ताकि वो इन फ्यूचर कोई बिग डिज़ास्टर में कन्वर्ट ना हो। देन उन्होंने कहा उसके बाद, फिर मैंने उनको कहा कि क्योंकि सर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक डिज़ास्टर है, अगर 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उनकी फैमिलीज़ भी कितना उस पर डिपेंडेंट है, तो सर वो भी एक एम्प्लॉयमेंट एक डिज़ास्टर की तरह देखा जा सकता है। तो इसके बाद सर का थोड़ा सा स्ट्रेट फेस हुआ, मे बी शायद वो भी प्रेशराइज़ करना चाह रहे हो। तो मुझे इस पर डाउट हुआ कि शायद मैंने मे बी गलत तो नहीं कहा होगा, क्योंकि सर का फेस रिएक्शन चेंज हो गए। तो फिर मैंने सर से बात की, फिर सर ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं अच्छा, है। पूरे इंटरव्यू से आपको क्या समझ आया कि क्या सच में प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है? क्या कई बीच में थोड़ा सा लाइट मूवमेंट भी देते हैं कि चलो बच्चा अच्छे से बोल पाए? अरे सर ये चलता रहता है सर, बीच में लाइट मोमेंट भी आते हैं, बीच में प्रेशराइज भी करते हैं, आपको ग्रिल करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर, आपकी बात को बीच में रोकेंगे, फिर आप पे प्रेशर बनाएंगे, कंप्लीट बोलने नहीं देंगे। जैसे लाइट मोमेंट हुआ था, जैसे स्टार्टिंग में गया तो सर ने बोला अच्छा आप, जैसे मेरी हॉबी पोइम्स लिखना आपने पहले कहा, तो सर ने कहा कि जैसे आप आए हो तो आप अच्छा पोइम्स भी लिखते हो, चलो क्रिएटिव हो आप। फिर सर ने कहा कोई बुक आप पढ़ते हो, कोई राइटर? मैंने सर ऐसे पर्टिकुलर नहीं पढ़ता हूँ, बट आप चाहें पोइम सुना सकता हूँ। तो वहाँ उन्होंने पोइम सुनी, उसके बाद सबने तारीफ़ की पोइम की, तो वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने लाइट सा माहौल दिया। बट उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन चीज़ें आगे आगे होती गई तो बीच में ग्रिल भी हुआ, फिर दोबारा लाइट माहौल आया, तो ये सर कंटिन्यू चलता रहा सर। तो यहाँ लाइट माहौल बनाते हैं, एक बार फिर वो पोइम हाँ सुनाओ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा जो फिर आपने से वहाँ सुनाई थी। ओके सर। सत्ता पर उठते सवाल यह हर दौर की कहानी है, मगर सरकार बिना ना रोटी ना पानी है। कहते हैं लोग प्रशासन में गड़बड़ियाँ, यह भी कोई नई बात नहीं, मगर आपदा में वही आगे जब उम्मीदें साथ नहीं। कोर्ट में देरी सही मगर न्याय की लौ बुझी नहीं, कोर्ट में देरी सही मगर न्याय की लौ बुझी नहीं, कानून की छाँव तले ही हर उम्मीद सजी रही। शिकायतें हैं सुधार भी है, यह लोकतंत्र की रवानी है, यहाँ हर वोट हर आवाज़ से चलती इस देश की ये नायाब कहानी है। क्या बात है, क्या बात है! देखो यहाँ भी आपको, देखो वही मुझे लग रहा है कि आपका जो एक बड़ा सकारात्मक जो विचार है, तो नहीं तो हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ये सब बेकार है, तो यहाँ भी आपने कुछ अच्छा ही ढूंढा है इसमें भी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। तो अब मेरा एक सवाल है कि अब आपके क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या चाहते हो आप? मतलब चलो सक्सेस मिल गई है, क्या और भी कुछ चाहते हो कि ठीक है कि चलो अब शादी करें, घर बसाए? सर फिलहाल तो अभी मैं ट्रेनिंग के लिए देख रहा हूँ नई चीज़ें सीखने को लाइफ में, क्योंकि मेरा मानना है हमेशा इंसान को कुछ नया सीखना चाहिए। अभी मैं ट्रेनिंग की तरफ हूँ, इन फ्यूचर अगर मौका मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो डेफिनेटली लाइफ में ग्रो करने के लिए तो एज डेफिनेटली शायद मे भी शायद एग्ज़ाम भी दोबारा दिया जाए ताकि और अच्छा ऊपर ग्रो हो, या यूपीएससी की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है दोबारा से सर। बट अभी फ़िलहाल मैं कम्प्लीटली अपनी ट्रेनिंग की तरफ और कुछ नया सीखने के लिए इच्छुक हूँ। और जो प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे। यस सर, सर डेफिनेटली सर। तो अभी कॉन्वर्सेशन वैसे हमारी कंप्लीट ही है। तो बस एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि देखो, 3 कैटेगरी है जो इस तैयारी में आती है। एक तो वो लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, और एक वो लोग हैं जो बेचारे काफ़ी टाइम से फँसे हैं। उनका या प्री नहीं हो रहा है
या मेंस नहीं हो रहा है ना, तो कहीं न कहीं उनको एक सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो गया है। और एक लोग वो भी हैं जो बड़े कम मार्जिन से रह रहे हैं। जैसे पिछले साल उनके बहुत अच्छा स्कोर आ गया, हिंदी में फेल हो गए। इस साल भी अच्छा स्कोर होगा पर 2-4 नंबर से रह गए, है ना? तो तीनों के लिए आपका क्या संदेश है? बिगिनर है, जो बीच में स्टक हो रखे हैं, और जो बिल्कुल उनको लगता है कि यार बस थोड़ा-सा हो जाए, बस कुछ स्टार ठीक अलाइनमेंट में हो जाए तो मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले सर उनकी बात करते हैं जो थोड़े से रह रहे हैं। तो सर मेरा मानना है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरों पे नहीं कि हिंदी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले ये छोड़ना बंद करना होगा। क्योंकि मैं खुद हिंदी में फ़ेल हुआ हूँ, इवन अलाइड में मैं हिंदी में फ़ेल हुआ था मेंस में। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ही गलती रही है कुछ। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर सकते। सबसे पहला एक्सेप्टेंस सर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब आपने एक बार एक्सेप्ट की कि चलो हिंदी में मेरी कुछ मिस्टेक्स रही होगी, आप डेफ़िनेटली उसको इम्प्रूव करेंगे दोबारा। उसके बाद अब मैं अपनी बात करता हूँ हिंदी में सर, मेरी राइटिंग भी हिंदी की अच्छी नहीं है। उसके बाद मेरी मिस्टेक्स बहुत, स्पेलिंग मिस्टेक्स हिंदी में बहुत है। ऐसे वोकैबुलरी मेरी हिंदी कंपैरेटिवली ठीक है, बट मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती थी। तो मैंने उस पे वर्क किया, ग्रेजुअली चीज़ें सीखी, चैट जीपीटी की हेल्प ली, कंटिन्यू मतलब कंसिस्टेंटली मैंने हिंदी काफ़ी टाइम पढ़ी, और उसके बाद इस साल हिंदी क्लियर हुआ है एचएस में। तो मैं यही हूँ कि एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी है। आप बाहर दोष ना दीजिए अपने को, और उसके बाद कुछ नया ऐड करते रहिए, हमेशा नया सीखते रहिए। अपने आंसर में कुछ नया चीज़ ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आप एक लंबे समय से अगर उस पे सक्सेस नहीं मिल रही है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके देखिए, कहीं और सीखिए, किसी से मेंटोर से बात कीजिए या किसी और से जो आपको लगता है आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, उसकी हेल्प लीजिए। ऐसा कुछ चीज़ में शर्माने की बात नहीं है कि हाँ मैं किसी से हेल्प ले रहा हूँ। इवन कई ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, जो सक्सेस नहीं है। तो ये चीज़ कभी मत रखिए कि हाँ ये फेलियर है या इसको क्या पता होगा। कोई भी आपको कभी भी गाइड कर सकता है। लाइफ में मेरा ये अच्छे से कि कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। तो उनके लिए तो सर यही है कि आप पहले एक्सेप्टेंस करना सीखिए, उसके बाद इम्प्रूव कीजिए। जो आपको लग रहा है जहाँ वीक पॉइंट्स है, कुछ नई चीज़ें ऐड कीजिए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी सर। एंड सर उसके बाद जो बिगनर्स है, जो बीच में आ रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स स्टेज पे, तो उनके लिए तो सर ये है कि आप एमसीक्यूज़ जितने प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ का कोई प्रीलिम्स में नहीं है। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे उतना आपकी गेस वर्क भी इम्प्रूव होगा। आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा कि ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। क्योंकि सर पढ़ना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ना लिमिटेड, मेरे खुद सोर्सेज है लिमिटेड है, मैंने कभी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है। लिमिटेड सोर्सेज, उनको ही बार बार रिवाइज़ किया है, उनको फॉलो किया है। एंड हर एक टॉपिक में निमोनिक्स, जैसे वाइसरॉयज़ है, वाइसरॉय पे क्वेश्चन आएगा कि अरेंज करो, तो आपके पास निमोनिक्स रेडी करो अपने। कुछ ऐसा कि वो चीज़ आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, कभी भी आपको याद रहे वो क्वेश्चन में, क्योंकि एक एक प्री में एक एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। एंड जो न्यू बिगनर्स हैं वो पहले करना ही स्टार्ट जो सोच रहा है। हाँ जी सर, अब उनके लिए सर मेरा यही सजेशन है कि पहले एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझिए, आपको आना क्यों है इसमें। थोड़ा अपने को उस तरह से ग्रूम कीजिए कि आप लंबा समय दे सकते हैं, क्योंकि सर ये बहुत टफ जर्नी है एक, क्योंकि इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। स्पेशली इवन इसमें सर जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे, उनके भी लिए बहुत टफ हो जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो पहले अपने को एक मेंटली प्रिपेयर करके आए कि हाँ ये मेंटली रिजिलियंस डिमांड करता है ये। आपको वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मेंटली बहुत प्रेशर होता है इस एग्ज़ाम का। सेकेंडली सर उसके बाद जब आपने एक बार तैयारी शुरू कर दी, तो डेडिकेटेडली अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट कीजिए, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो फिक्स्ड रिसोर्सेज रहेंगे उनको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे आपके पास रिवीजन का टाइम उतना कम है। एंड सर प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ ही नहीं है सर। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और एक sir. बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank और you, इसी sir. तरह से आपको सक्सेस मिलती रहे और आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुश रहें। थैंक यू सर। तो यही उम्मीद करते हैं। तो बाकी अगर आप कुछ लास्ट संदेश देना चाहते हैं तो वो भी ओपन है, चाहे आपको फैमिली के लिए है, किसी के लिए भी है। इस सर यही कि जो प्रेपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बस यही है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन, मोटिवेशन खुद आएगा। अपने पेरेंट्स को अपनी मोटिवेशन बनाइए, ना कि आप पावर या कोई रिसोर्सेज के उस पर। बस आप सब भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू सर।